बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट, है ना। मोल कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए बच्चों मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है ना। अच्छा, इसका जवाब देने के लिए मैं आपको कुछ डेटा देता हूं। बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, है ना। और मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है थोड़ी सी प्रोटॉन से ज्यादा होती है, बट न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर मान लेते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को जब कंपेयर करो तो आपको ये पता चलेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है, जो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हमने लिया है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये काफी वैल्यू बड़ी है। तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो कभी दोनों को एड अप करना होगा। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर हमें लेना होगा तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट करके दोनों के मास की बजाय सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन बता देंगे। तो आप पता करते हैं, अपने ओरिजिनल सवाल में पहुंचते हैं कि बताओ एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है। तो पहले पता करते हैं ना कि हाइड्रोजन एटम में क्या क्या है, हमारे हाइड्रोजन में क्या क्या है। तो मुझे पता चला सर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। मुझे पता चला सर एक प्रोटॉन है, और मुझे पता चला इसमें 0 न्यूट्रॉन है, राइट। अच्छा, अगर हाइड्रोजन एटम का मास मुझे निकालना, लॉजिकली समझो, हाइड्रोजन एटम का मुझे मास निकालना है तो पहले ये पता कर लें कि हाइड्रोजन एटम किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, और जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है अगर उनमें से इंडिविजुअल का मुझे मास मिल गया, सारे मास को हम एडअप करेंगे तो हमें हाइड्रोजन एटम का मास मिल जाएगा, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास देखो कितना, वहां से एक प्रोटॉन का मास। तो अगर मुझे बात समझ में आ रही है तो मेरे हाइड्रोजन का मास जो है, हाइड्रोजन का जो मास हो गया बच्चों, वो हो गया एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लस एक मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एक मास ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी प्लस 0 मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो ना भाई, ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के कंपेरिजन में निगलेक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल हाइड्रोजन का मास हमें कितना मिला, तो हाइड्रोजन का जो मास मिला हमें बच्चों, हाइड्रोजन का जो मुझे मास मिला वो बेसिकली किसके बराबर, एक मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो सर मेरा ये मेरा आंसर हो गया। और एक मास ऑफ प्रोटॉन जो है मुझे पता है उसकी वैल्यू कितनी है सर, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। बात समझ में आई? गुड। चलो फिर दूसरा सवाल लगाओ। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं, बताओ ऑक्सीजन एटम का मास बताओ। फाइंड मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम का मास बताओ। तो फिर क्या करोगे, पहले पता करो एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, पता करो पहले। स्क्रीन पॉज करो, सवाल लगाओ। तो भाई मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। आ रहा समझ में? अच्छा, तो अगर मैं बोलूं मेरे ऑक्सीजन का मुझे मास निकालना है, तो ऑक्सीजन में पहले पता किया मैंने
ऑक्सीजन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? तो सर एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो अगर मुझे मास ऑफ ऑक्सीजन अगर कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, इन सारे मास को सम कर दो। तो तो इसमें कौन कौन से हो गए, 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 8 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर से वही बात बच्चों, मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में निग्लिजिबल हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या मिला, 8 मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन मैंने मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ले लिया है, तो ये हो गया 8 मास ऑफ प्रोटॉन, बेसिकली इट इज 16 मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, और एक प्रोटॉन का मास कितना, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। तो भाई एक हाइड्रोजन एटम का मास हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, राइट। एक सवाल और बनाते हैं भाई, दूसरा सवाल बनाओ। मैं अब आपसे पूछूं कि मास ऑफ, क्या ले लो भाई, नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन ले लेते हैं। फाइंड मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। फिर से वही तरीका, पता करो नाइट्रोजन में क्या क्या है। तो नाइट्रोजन में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, है ना। तो भाई फिर मुझसे कहा नाइट्रोजन का मास अगर कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल वही सेम तरीका। सर 7 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7 मास ऑफ प्रोटॉन, 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन। भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है निगलेक्ट हो गया, बहुत हल्का होता है, तो 7 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल कितना हो गया 14 मास ऑफ प्रोटॉन। तो फाइनली कितनी वैल्यू आ गई, 14 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। तो अगर मैं तीनों क्वेश्चन को समराइज करूं बच्चों, तो मुझे क्या मिलता है, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन को देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूं, जरा फटाफट देखो। तो मैंने क्या लिखा, किसका मैं लिख रहा हूं, मास ऑफ एटम ना, किसका मास, सर हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के लिए अगर मैं लिखूं तो मैंने लिखा था 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। सिमिलरली अगर मैंने नाइट्रोजन के लिए बोला तो इसकी वैल्यू आई थी 14 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। सिमिलरली जब मैंने ऑक्सीजन एटम की बात की तो ये वैल्यू आ गई 16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो भाई ये हमने एक सिंगल एटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की निकाल ली। अच्छा देखो, अगर आप बात समझने की कोशिश करो तो ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, ये है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम, है कि नहीं। हाइड्रोजन में टोटल न्यूट्रॉन प्रोटॉन की काउंटिंग कितनी, 1, नाइट्रोजन में कितनी 14, ऑक्सीजन में कितनी 16। तो ये भाई हो गई टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की काउंटिंग। अच्छा देखो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये तो सब में एक जैसा आ रहा है, 1.6 इंटू 10। अच्छा बड़ा भी लिखने में आ रहा है, तो क्या किया ना हमने ये जो कॉमन सी वैल्यू दिख रही है ना, ये कॉमन वैल्यू, इसको इतनी बार बार बड़ा बड़ा लिखने की बजाय हमने इसको नाम दे दिया, सर इट इज डिफाइंड एज AMU। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg को हमने रिप्रेजेंट कर दिया AMU। इसको बोलते हैं बच्चों एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, हमने नाम दे दिया इसको एटॉमिक मास यूनिट। तो डेफिनेशन के पास आते हैं, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब कितना, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब कितना हो गया, सर वन एटॉमिक मास यूनिट इज
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg एटॉमिक मास। और अगर समझ पाओ बच्चों तो हमने एक एमयू को जो इस यूनिट के बाद ये इस मास के बराबर किया है ना, जो बार बार एक रिपीटिशन आपको कॉमन सा चीज दिख रहा होगा, तो उसको हमने एएमयू बोला। तो अच्छा समझो ये है बेसिकली है क्या, ये तो मास ऑफ प्रोटॉन ही तो है ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन ही तो है। तो अगर आप समझो तो ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया एमयू के एमयू। तो मुझे क्या समझ में आया, एक एमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन क्या हो गया सर, इट इज मास ऑफ वन प्रोटॉन, या और वो एक प्रोटॉन का मास कितना आ गया 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। एएमयू का कंसेप्ट समझ में आया, राइट। अच्छा देखो किताबों में कैसे समझाते हैं, अगर मैं बोलूं मास निकालो किसका, कार्बन एटम का, चलो फटाफट बताओ कार्बन एटम में कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सर 12। तो मास कितना हो गया 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, है ना। तो अब देखो एएमयू का डेफिनेशन कैसे देते हैं, एएमयू का डेफिनेशन ऐसे दिया सर, एक एएमयू इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम। एक 1/12 जो कार्बन एटम का मास निकाला ना, उसका 1/12 पार्ट जो वैल्यू आई वो हो गई एटॉमिक मास यूनिट। अगर ठीक से समझो ना तो 1/12 पार्ट मास ऑफ कार्बन एटम क्या है, ये बेसिकली हो गया 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg, है ना, जो कि क्या है बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन। तो भाई ठीक से समझो, टेक्निकल टर्म्स में नहीं फंसना है। एक एमयू का मतलब मेरे लिए अब है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg एंड इट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। फिर से देखो, अच्छा भाई अगर मैं आप फिर से मैं बोलता हूं सर हाइड्रोजन का मास बताओ, एक हाइड्रोजन एटम का मास बताओ, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास बताओ, तो उसका आंसर आप क्या देंगे फ्यूचर में, सर 1 एएमयू। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन का बोलूं तो क्या बोलोगे सर 14 एएमयू, ऑक्सीजन का बोलूंगा तो 16 एएमयू। तो एएमयू का मतलब समझ में आया, एएमयू का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन। चलो यहां तक सब सही चल रहा है। आफ्टर दैट यहां तक ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया ना, मास निकाल लिया। अच्छा आप देखो, मैं जानना चाहता हूं कि एक एटम का मास निकाला एएमयू, तो जरा फिर से देखो तो ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, है ना। इसका मतलब हो गया 14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो बच्चों, जब भी ना हम मार्केट में दूध लेने जाते हैं, है ना, या हम पानी खरीदते हैं, तो उसका परचेजिंग की यूनिट क्या होती है, किस में खरीदते हैं, लीटर में, वॉल्यूम में। अच्छा कभी अगर हम मार्केट से ग्रेन्स खरीदने जाते हैं, अनाज सब्जियां, तो हम किस में खरीदते हैं, किस में खरीदते हैं, केजी में, बिल्कुल ठीक है ना, वेट में खरीदते हैं।
या उनके मास करस्पॉन्डिंग मास में खरीदते हैं। उसके बाद मान लो हम अंडे लेने जाते हैं मार्केट से, या फिर हम केले खरीदते हैं, हम उसको किस में परचेस करते हैं, उसको काउंटिंग में परचेस करते हैं ना, डोजन में परचेस करते हैं। क्यों? क्योंकि सर काउंटिंग करना ना वेइंग करने या वॉल्यूम के कंपैरिजन में आसान होता है। वर्बली हम लोग जो है वो काउंटिंग कर लेते हैं। तो जरा समझने की कोशिश करो, हम काउंटिंग कब करते हैं? जब सारे के सारे पार्टिकल्स, सारे की सारी चीजें आइडेंटिकल होती हैं। अंडे मार्केट में गए लेने, तो जितने भी, अगर मान लो दुकान में 100 अंडे हैं, तो क्या सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे? तो दुकानदार ने कहा टेक एनी 12 अंडे, है ना। केले में भी क्या हो गया, सारे के सारे केले ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। तो जहां चीजें आइडेंटिकल होती हैं तो उनकी परचेजिंग या लेन देन का काम हम किस में करते हैं? काउंटिंग में करते हैं। उसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करो, जितने भी मेरे पास एटम्स होते हैं ना, वो सारे एटम्स को स्फेरिकल स्ट्रक्चर में मानते हैं, और सारे एटम्स को हम आइडेंटिकल लेते हैं, है ना। सारे एटम्स को आइडेंटिकल लेते हैं। ध्यान सुनना, हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन एटम्स आइडेंटिकल है, चाहे यहां से ले, चाहे वर्ल्ड के किसी कोने में ले, चाहे यूनिवर्स के दूसरे पार्ट से ले, सारे हाइड्रोजन एटम्स आइडेंटिकल होंगे। सारे ऑक्सीजन एटम्स आपस में आइडेंटिकल होंगे, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स अलग अलग हैं। मैं ना एक तरह के बात कर रहा हूं कि सारे हाइड्रोजन एक जैसे स्फेरिकल इन नेचर, और सारे ऑक्सीजन एटम्स एक जैसे स्फेरिकल इन नेचर। ठीक है, तो जब भी उस कंसेप्ट को मैंने क्या देखा, जब भी चीजें आइडेंटिकल होती है तो उनकी काउंटिंग करो, उनकी काउंटिंग करो। तो मैंने देखा ना, मैंने एक चीज देखा कि बताओ, अगर एक हाइड्रोजन एटम का मास इतना है, ठीक है, एक mu, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर 27। मैंने देखा ना कि अगर मुझे इतने हाइड्रोजन एटम का मास निकालना है, कितने, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम का मास निकालना है मुझे, है ना। 6.023 इंटू 10 के पावर 23 हाइड्रोजन एटम का मास निकालना है। तो मैंने क्या देखा ना, तो इनका मास बताओ कितना हो जाएगा सर? इट इज 6.023 इंटू 10 के पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर -27 kg। जब इसको सॉल्व किया ना, तो इट इज कमिंग एज, देखो तो जरा मल्टीप्लाई करो, 10 और 10 हो गया यहां से 23, 24 -27, यानी कि 10 के पावर -3 kg, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। बड़ा ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन एटम का मास निकालो, है ना, का मास निकालो, तो देखो कितना आएगा सर? इट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, है ना। जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया सर? इट इज कमिंग एज 14 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, दैट इज 14 ग्राम। वाओ, बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम का मास निकालो, चलो निकालते हैं फटाफट। जब निकाला तो इसकी वैल्यू आ गई 6.023 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, इट इज कमिंग एज 16 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, दैट इज 16 ग्राम। बढ़िया। तो एक पैटर्न समझ में मुझे आया कि अगर मुझे एक हाइड्रोजन एटम का मास निकालना है ना, तो एमयू में निकाला, और अगर ये पर्टिकुलर नंबर से के बराबर अगर हम उस एटम का मास निकालते हैं तो वैल्यू बड़ी आसान आती है। ठीक, इस पर्टिकुलर देखो, ये तीनों का मास निकालने के लिए मैंने इस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो इतने हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम, राइट, जरा ध्यान रखो, इतने हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम। सिमिलरली इतने नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम, इतने हाइड्रोजन एटम का मास 16 ग्राम, है ना। अच्छा, और ये देखो है क्या, ये जो ग्राम में आया ना, यूनिट कितनी आसान हो गई,
अच्छा, जो जो वेट आया, जो यूनिट्स यहाँ पे जो वो आ रहे हैं, कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम करस्पॉन्डिंग 1 ग्राम, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग। अगर मैं इतने नाइट्रोजन एटम के मास की बात करूं तो ग्राम और 14 आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की काउंटिंग का समेशन। सिमिलरली ऑक्सीजन का देखो तो भाई 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की काउंटिंग का समेशन और ग्राम में। तो एक बात मुझे समझ में आ गई ना, ये नंबर बड़ा ही खास है। उतने नंबर्स के एटम का मास निकालोगे ना तो सिंपल उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग और इन ग्राम में आ जाता है। ये जो खास नंबर है ना, इसको हमने बोला इट इज मोल, इट इज मोल, है ना। तो यहां से जो ओरिजिन जनरेट हुआ ना, ये मोल के कंसेप्ट का जनरेट हुआ। तो अगर मेरी बात पकड़ में आ गई तो जो मेरे लिए मोल का डेफिनेशन अब है वो क्या है, मोल इज अ काउंटिंग, है ना, मोल इज अ नंबरिंग। मोल का मतलब हो गया नंबरिंग। ये कितने नंबर के बराबर, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर के बराबर, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों एनालॉजी लेते हैं, जैसे मैं बोलूं 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का मतलब कितनी काउंटिंग सर, 12। तो सिमिलरली 1 मोल का मतलब कितनी काउंटिंग सर, 1 मोल का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 काउंटिंग। समझ में आ गया। तो बताओ मोल का कंसेप्ट आया क्यों सर, क्योंकि जब भी चीजें आइडेंटिकल होती है तो काउंटिंग में बात करना आसान रहता। केले को खरीदा हमने दर्जन में और अंडे को भी खरीदा हमने दर्जन में, तो सारे जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब आपस में आइडेंटिकल थे, तो उनकी बात करने के लिए हमने काउंटिंग देखा। और हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने देखा कि इस काउंटिंग के बराबर अगर एटम्स को ले लोगे तो उनका मास जो हो जाता है वो ग्राम में आ जाता है। और ग्राम में जो यूनिट आती है, जो ना कोफिशिएंट्स जो आता है, यूनिट आई ग्राम में और जो कोफिशिएंट्स आ गया उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग के बराबर आ गया। तो यहां से मोल का कंसेप्ट हमारे पिक्चर में आया, है ना। तो काउंटिंग हम लोगों ने किया और काउंटिंग इसी के बराबर, हम लोगों ने मोल को इसके बराबर क्यों लिया हमें वो समझ में आ गया। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों क्वेश्चन के तौर पे, नाइट्रोजन सोडियम एटम के बारे में बात करें, ध्यान सुनना, सोडियम एटम के बारे में बात करो, तो मैं अगर पूछूं मास ऑफ 1 सोडियम एटम, मास ऑफ 1 सोडियम एटम, तो फटाफट क्या पता किया पहले कि सर इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की काउंटिंग कितनी, तो सर 11 और 12 यानी कि 23। ठीक, तो सर ये 23 AMU के बराबर हो गया। एक नाइट्रोजन एटम का मास हो गया 23 AMU। 23 कहां से आया सर, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की काउंटिंग का समेशन है। ठीक, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, इट इज 23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है सर, ये मुझे समझ में आ गया। आगे चलो, अगर मैं बोलूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो कैसे निकालेंगे सर, इट इज काउंटिंग 1 मोल की मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, और एक सोडियम एटम का मास कितना उधर से निकाला सर, इट इज 23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना आ गया भाई, सॉल्व करने पे सर इट इज 23 ग्राम। तो इन फ्यूचर अगर मुझसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कहेगा तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 23 ग्राम, इसको डायरेक्ट लिखो, है ना। अब फ्यूचर में डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी एटम के 1 मोल का मास निकालना है तो उस 1 मोल का मास कितना हो गया, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की काउंटिंग का समेशन और मास इन ग्राम। बहुत बढ़िया, चलो एक एग्जांपल और करते हैं। एक एग्जांपल और किया जाए, जैसे मैं अब आपसे पूछूं
क्वेश्चन करो। फाइंड अच्छा, अब क्या है ना बच्चों, अगर मोल का, एक मोल का मतलब उतनी काउंटिंग के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, केमिस्ट्री में आप सीखेंगे कि मोल को निकालने के कई तरीके होते हैं, है ना। अब वहां मोल को पहले मोल को निकालो, कितने मोल, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, आधे मोल, 1.5 मोल, जैसे भी काउंटिंग, वो केमिस्ट्री के पार्ट में चला गया। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ फिजिक्स टीचर कि मोल का कंसेप्ट कहां से आया। एक क्वेश्चन और करते हैं क्लियरिटी के लिए। फाइंड मास ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल, है ना। एक O2 मॉलिक्यूल का मास बताएं। फाइंड मास ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल, एक O2 मॉलिक्यूल का मास बताएं, तो क्या होगा आंसर। एक O2 मॉलिक्यूल का मास, एक O2 मॉलिक्यूल्स में बताओ जरा तो, एक ऑक्सीजन एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे, 16। एक O2 मॉलिक्यूल्स में कितने हो गए, 16 + 16 32, है ना। तो एक O2 मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया सर, इट इज 32 AMU। 32 कहां से आया, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। 32 कहां से आया, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। इसका जवाब कैसे देंगे सर, जैसे ही 1 मोल में चला गया तो जो भी मास आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में। जैसे ही मोल में गए तो मास आएगा किसमें, ग्राम में। तो सर यूनिट तो ग्राम हो गई। अच्छा, कितना ग्राम, जितना उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन कितने हैं, 32। तो सर 1 मोल O2 मॉलिक्यूल का जो मास है वो हो गया 32 ग्राम। समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। हाँ, जरा मुझे बताओ, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जरा पहले ये बताओ कि एक ऑक्सीजन एटम में कितने हैं, एक ऑक्सीजन एटम में कितने हैं, 60। ठीक। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे, 8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया। तो फुली इतना मैंने समझा दिया। इस कंसेप्ट्स को रिटेन करें, केमिस्ट्री में और प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल फिजिक्स में जहां जरूरत पड़ेगी वहां न्यूमेरिकल फिजिक्स में सेपरेटली पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू बच्चों।